अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार बातें भी होने वाली है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। और साथ में जो है आज क्रंची फ़िश बर्गर जो है वो तैयार होने जा रहा है। और दर्द अब ला इलाज नहीं है, इसका आज का टैगलाइन है ये। और क्योंकि दर्द के बारे में हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है और इसका ख़त्म होना, बहुत सारे लोग हार भी मान जाते हैं, बिल्कुल ही परेशान होकर जो है ना सोचते हैं कि अब इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। इस टाइप की सोच होती है, या फिर पेन किलर खा खा कर जो है ना अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हमारे पास डॉक्टर सोहेल फारूक मंगूम जो है मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तो शुक्रिया बहुत बहुत। इनको मैंने ख़ास तौर पर इसीलिए बुलाया कि ये टैगलाइन मेरी नहीं है, ये डॉक्टर साहब की है कि अब दर्द जो है ला इलाज नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये टैगलाइन आपने क्यों सोची और क्यों इसके ऊपर, क्या इसके पीछे राज है? दर्द बेसिकली हम मिजरी तो समझते हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग है जी जी। कि आपको एक मैसेज मिल जाता है कि ये चीज़ डैमेज हो गई है और इसका अब इलाज कर लें। ठीक है। और अब पहले तो लोग इसके लिए दर्द की दवाइयाँ खाते रहते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी दवाई अभी तक ईजाद नहीं हुई जो दर्द को खुद ख़त्म कर सके, जो रिपेयर कर सके। सही है। तो दर्द की वजह है कि टिश्यू डैमेज हो जाता है मस्कुलोस्केलेटल पेन में, और वो जो टिश्यू डैमेज होता है उसको जब तक रिपेयर नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होता। तो रिपेयर करने का निज़ाम कुदरत के पास है। हाँ बिल्कुल। यानी अल्लाह ताला जो है जब भी हमें कोई चोट लगती है एक निज़ाम उसका ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। ठीक। और उस एक्टिविटी में रिलीफ मिल जाता है हमें। जी बिल्कुल। और जब तक वो रिपेयर कुदरत खुद कर रही होती है तब तक के लिए डॉक्टर की दी हुई एनाल्जेसिक्स पेन किलर दवाइयाँ वो काम करती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर वो दर्द कंटिन्यू रहती है और उसका मतलब ये होता है कि उसकी रिपेयर मुकम्मल नहीं हो सकी, अब उसको कुछ और करना चाहिए। उसके लिए पेन की स्पेशलिटी बिल्ट हुई। शुरू में इसके अंदर स्टेरॉयड के लोगों ने बहुत इंजेक्शन लगाए, उससे काफ़ी सारी पेन रिलीव हो जाती है, लेकिन इससे टेंडन और लिगामेंट की इंजरी जो है ना वो रिपेयर नहीं होती, वो वहीं रहती है, वीक हो जाता है लिगामेंट टेंडन और फिर मुसलसल उसको दर्द होता है। सही है। उसके लिए फिर अमेरिका में हैकेट एंड एमल दो साइंसदानों ने वर्क किया काफ़ी सारा, और एक टेक्नोलॉजी जिसको प्रोलोथेरेपी कहते हैं वो डेवलप की। प्रोलोथेरेपी का मतलब यह है प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यू। इसको रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं कि जो टिश्यू आपका डीजनरेट हो गया है उसको रीजनरेट इंजेक्शन के ज़रिए किया जाए, क्योंकि जब तक उस डीजनरेटेड टिश्यू में उसकी जड़ों में वो उसको दोबारा स्टिमुलेट नहीं किया जाता कि वो रिपेयर करे, तब तक वो पेशेंट जो है अपने दर्द से मुकम्मल तौर पर सारी उम्र के लिए जान नहीं छूट सकती। ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है इसी में स्टेम सेल वगैरह भी इसी सिलसिले से ही इसको जोड़ा जाता है। बेसिकली कुदरत ने स्टेम सेल हमारी फैट में और बोन मैरो में वाफर मकदार में पैदाइशी के तौर पैदाइश में ही दे दिया होता है। ठीक है। ये हमारे वियर एंड टीयर में काम आता रहता है। जब कोई चोट लगती है तो एक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के साथ ये प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर वहीं पर जो स्टेम सेल पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करते हैं, और वो एक्टिविटी के बाद वो रिपेयर हो जाती चीज़। अब यदि पैसेज ऑफ टाइम अगर प्लेटलेट्स आपके एग्जॉस्ट हो गए हैं, उस जगह पर आपने स्टिमुलेट किया है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको ब्लड से प्लेटलेट्स के ग्रोथ फैक्टर निकाल कर वो लगाने होते हैं। ये क्या एज के साथ होता है? एज के साथ आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जो जाती है। जख्म होता है या जो भी प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सही हो जाती है। ठीक है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती तो उसके बाद जो है ना वो सही होने में थोड़ी सी टाइम लगता है। तो आप लोग वो स्टेम सेल आप अपने ही बॉडी से निकाल कर और जो है ना उसको दोबारा इंजेक्ट करते हैं, इस तरह से? जी बस को अब जितनी भी बॉडी में रिपेयर है ना, मैं इसके एग्जांपल लूँगा कि हड्डी का टूटना। हाँ। हड्डी जब टूटती है डॉक्टर उसको सिर्फ ज्वाइन करता है, अलाइनमेंट में ले आता है। उसके बाद उसमें से बोन मैरो के सेल हैं जो उसको जोड़ देते हैं, 3 महीने में जुड़ जाती है, 3 अगले महीने में वो मजबूत भी हो जाती है। सिमिलरली बॉडी के अंदर जो फैट के सेल हैं वो आपकी बॉडी रिपेयर जो दूसरी चोटें जितनी भी लगती हैं उसके अंदर हेल्पफुल होता है। तो ये फैट के सेल जो डॉर्मेंट पड़े होते हैं इनको ब्लड के सेल
उसको एक्टिव करके तो उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक। इससे वो जो रिपेयर है जो कभी इनकम्प्लीट रह गई थी वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक ठीक। तो जैसे नी जॉइंट है लोगों को, आपने देखा होगा कि नी जॉइंट की दर्द जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये मॉडर्न दर्दों में दो दर्द हैं, जो कमर दर्द है और घुटने की दर्द है, ये सबसे ज़्यादा है। सही। तो इसके अंदर जॉइंट के अंदर जो सेंसर नहीं होते, दर्द जो है ना बाहर से होती है। जैसे हमारा ये घुटना है जी। तो पेशेंट यहाँ बता रहा होता है ये दर्द हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ये सारा आउटर स्ट्रक्चर होता है। और इस आउटर स्ट्रक्चर को हमें एड्रेस करना चाहिए। तो लोग इससे पहले करते थे कि जोड़ के अंदर स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा देते थे। वो सोजिश तक तो वो काम करती है, लेकिन अगर डैमेज हुआ हुआ है तो वो स्टीरॉयड और डैमेज कर देता है। अच्छा, ठीक है। इसलिए जो हमने 2008 में इस पर वर्किंग शुरू की और फिर हम इसमें इस्टेब्लिश किया सारा निज़ाम अमेरिकन टीमों के साथ, और फिर हमने काफ़ी सारे सेंटर्स बनाए जिन पर ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी का काम शुरू किया। रीजनरेटिव जो है ये फेस की स्किन, बाल उगाना, जोड़कों को लिगामेंट्स को ठीक करना और कमर दर्द को रिपेयर करना, गर्दन की दर्द, हेडेक में, ये सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने बहुत सारा वर्क किया है। इस वक्त हमारे सेंटर्स इस्लामाबाद में है, कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर G8 में जी। मरकज़ में एक सेटअप है, एक कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में ऑस्ट्रेलियन शोर सेल के साथ हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए कर रहे हैं, सही। रेलवे ग्राउंड के सामने वो सेटअप है। तो इसमें फिर मैं हफ्ता जाता हूँ इधर, और ये जितने भी पेशेंट क्रॉनिक पेन के होते हैं, जिनकी घुटने की दर्द ठीक नहीं होती या सियाटिका लोगों ने बताया या सर्जरी बताई हुई है, और क्लिनिकली मैं समझता हूँ कि सर्जरी उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होती, तो उस पेशेंट्स के लिए फिर हम मोबाइल अपनी एक्टिविटी रखते हैं और जाकर फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, जैसे घुटने का दर्द है तो इसमें साइडों में पट्टियां हैं, सामने भी पट्टी है ना, एक तो ये डैमेज होने की वजह से भी होता है, ठीक है, और इसके जो घुटने और घुटने के बीच में जो लेस होता है जिसको हम कहते हैं, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया है, तो हड्डी और हड्डी आपस में टकरा रही, जिससे कट कट की आवाज़ भी आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग किस्म के जो हैं तकलीफ होती है। देखिए जी, अल्लाह ताला ने ये जो जोड़ हमें मूवमेंट के लिए दिया है, तो इसका फंक्शन ये मूवमेंट है जी। इसके अंदर एक ग्लाइड करने के लिए लुब्रिकेशन भी अल्लाह ताला ने निज़ाम में मौजूद है, और ये उसके ऊपर जा रहा होता है, इस जोड़ के ऊपर, जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ठीक। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ छोटे मोटे चोटें लगने से ये लूज़ हो जाता है। जब ये लूज़ होता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, इससे ये लिगामेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये लिगामेंट जो ये साइडों पे ये खींचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये टेंडर हो गए हैं। अब अगर हम इन जड़ों में रिपेयर के इंजेक्शन लगा लें तो पेशेंट की जान छूट जाती है। अच्छा। अब अगर इसको बढ़ने दें ऐसे ही, तो अल्टीमेटली ये जो मेनिस्कस है ये टोटली ख़त्म हो जाता है। अच्छा। जैसे टायर बिल्कुल घस गया, और ये हड्डी इस हड्डी पर आ जाती है। इस सूरत में फिर हम या तो नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, या फिर हम फैट से स्टेम लेकर या बोन मैरो से स्टेम सेल लेकर वो उसके अंदर डालते हैं, और इससे पेशेंट 3 से 7 महीने तक में कंफर्टेबल हो जाता है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, सिलसिला जारी है, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, ज़रूर पूछिए ताकि आपको नॉलेज में इजाफा हो। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं कि दर्द अब लाइलाज नहीं है। तो दर्द के बारे में बहुत सारी बातें अभी हम कर भी रहे थे, साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी, तो आपकी अगर कॉल है तो वो आप कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसके ऊपर डिस्कस हुई थी ब्रेक के दौरान, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि इंसान को एक आदत होती है भूल जाने की।
आखिर ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज इन्होंने अभी जो किया है स्टार्ट, तो उसके ऊपर अभी नई रिसर्च है और नया उसके ऊपर काम शुरू किया है। जी। ओल्ड एज के अंदर जी 60 से 70 साल के बाद अल्जाइमर डिजीज़ दुनिया भर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज़, ये दोनों में इंसान चीज़ें भूलना इसके अंदर जो है ना जी उसकी याददाश्त भी खो जाती है, बच्चों के नाम नहीं याद रहते, कपड़े उतारने पहनने, एक बच्चा बन जाता है दोबारा इंसान, और उसको ना ही अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रहता है, और जहाँ वो बैठेगा वो पेशाब कर देगा, और जो कुछ भी एक बच्चा कर सकता है वो करना शुरू कर देता है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल इलाज था जिसका इलाज अभी तक ईजाद नहीं हुआ था प्रॉपरली, लेकिन इस पर रिसेंटली बायोलॉजिक्स कुछ ड्रग्स हैं जो कि TNF अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है। वो ब्रेन में जाकर वहाँ जो सोजिश हुई होती है उसको कम कर देते हैं। अच्छा। और वो कम करके ब्रेन को नीट एंड क्लीन सिग्नल देने का एक मौका देते हैं। ठीक है। तो TNF अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं ये बायोलॉजिक्स हैं। इस पर हमने फालिज के मरीज़ों में, अल्जाइमर, डिमेंशिया के केसेस में काफ़ी सारा काम किया है, और हमें कोई 60-70% इसमें सक्सेस भी मिली है। ठीक है। और अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। कुछ लोगों की याददाश्त इमीडिएटली आ जाती है, कुछ लोगों के फालिज वाले पेशेंट की इमीडिएटली वो चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में, अमेरिका में ये ऑफ लेवल यूज़ कर रहे थे कि इनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सबसे मुश्किल बात ये थी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होने से ब्रेन में कैसे पहुंचाएंगे। तो हम ये गर्दन के पीछे मसल्स हैं, वहाँ को वास्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर ये दवाई इंजेक्ट करते हैं, वो जाके ब्रेन में चले जाती है, और फिर हमें जो रिस्पांस चाहिए वो फौरी तौर पर मिल जाता है। फौरी तौर पर। इस पर हमने पिछले कोई 2 साल से काम किया है, और इंशाल्लाह और भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जब आप मायूस होते हैं तो उस हवाले से कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की जा सकती है, जो दुनिया भर में हो रही है वो पाकिस्तान में भी हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ होती है जिसको, एक तो दर्द होता है, एक स्टफ हो जाती है बॉडी, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये बेसिकली होती क्यों है और इसका इलाज भी किस तरह से? ये स्टिफनेस भी ब्रेन की वजह से हो रही है। हाँ। ब्रेन के मसल्स जो है वो, जैसे आपने देखा होगा ना, यंग एज में बड़ा इंसान के जिस्म में लचकपन होता है ना, ठीक है, मूवमेंट भी उसकी फटाफट खड़ा हो गया, फटाफट मूव हो गया। लेकिन एक कुछ लोगों के साथ मसल्स का मसला होता है या क्या है, मुझे तो नहीं पता, वो पूरी बॉडी स्टफ सी हो जाती है। वो जो स्टिफनेस है ना जी, स्टिफनेस का एक फालिज का इफेक्ट होता है जी। दूसरा ये पार्किंसनिज्म में भी स्टिफनेस होती है। फिर तीसरी जो चीज़ है, ये नॉर्मली जवान आदमियों में जो स्टिफनेस आती है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अच्छा, ठीक ठीक। मैग्नीशियम हमारी सब सॉयल फर्टिलाइजर्स में नहीं है, हमारे फसलों में नहीं है, हमारी खुराक में ना होने से हमारी बोन्स जो हैं, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से बनी हैं, तो मैग्नीशियम जब बोन में नहीं मिलता तो मसल भी स्टिफ हो जाते हैं और बोन भी भुरना शुरू हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हड्डियां जब भुरती हैं तो मसल उसके साथ जो अटैच है वो भी, हड्डी का भुरभुरापन, हाँ, इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, तो वो भी शुरू हो जाता है। पट्टे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, पट्टे अकड़नेंगे तो आपके पेन करेंगे। सही है, बिल्कुल। तो उसके लिए हर रोज़ मसाज करना, मालिश करना, फिर और चीज़ें भी डिबिल्ट हो जाती हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, पूरी बॉडी दर्द से भरी हुई है, आप रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, उठा नहीं जा रहा, सारे जिस्म दर्द हो रहा है। सरगोदा से जीशान। अस्सलाम वालेकुम जीशान। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मेरी सिस्टर को दर्द होता है कमर में, उनकी मतलब MRI करवाई थी तो उनको मतलब ना, और पट्टे जो मोरे का पट्टा होता है उसमें खिंचा हुआ है और उनका हाथ भी सोन रहता है, तो डॉक्टर साहब से पूछना था कि उसका क्या इलाज है, मतलब अभी तक उनको आराम नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी जो सिस्टर है उनकी एज कितनी है? उनकी एज 30 है, मतलब 30 है। शादीशुदा हैं वो? शादीशुदा नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, और कुछ पूछना? हाँ जी, इस दर्द के हवाले से तो ये है कि बैक एक में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो दो मोहरों के दरमियान या पेल्विस का जो हमारा जो बोन है, ये इसके कनेक्टिंग लिगामेंट्स एंड टेंडन जो है ना, ये डैमेज हो जाते हैं।
और वो जब तक उसको रिपेयर ना किया जाए वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक। उसको रिपेयर करने के लिए उन लिगामेंट्स और टेंडन की जड़ों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो ग्लूकोज से बने होते हैं, समटाइम्स हम प्लेटलेट से भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द डिजीज़। तो वो जो है ना फिर ऐसा ऐसा वो रिपेयर हो सकता है। ठीक। ये सोनपन भी जो आपको महसूस हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि नम हो जाती है बॉडी, तो वो भी लिगामेंट्स की इरिटेशन से ही होती है और उसकी इरिटेशन जब हम ठीक कर लेंगे तो वो सोनपन भी ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए पर्सनली आना पड़ेगा, खाने वाली दवाई यहाँ पर कोई काम नहीं करती। सही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, रात में सोते सोते अचानक आपने देखा होगा पिल्ली जो है ना वो जो होती है वो अकड़ एकदम जाती से, है। हाँ, और आवाज़ बंदे की चीख निकल आती है। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोगों की कॉल आई, तो मैंने कहा चलें इससे पूछ लूँ ये होता क्यों है और ये इसका क्या ये पिंडली परमानेंट के इलाज? जो, हाँ जी, पिंडली के जो मसल्स हैं ये अव्वल तो हमारी क्योंकि इनकी एक्सरसाइज नहीं होती तो उसको स्ट्रेच करना चाहिए। हाँ, पंजे को आप ऐसे किसी ऊंची जगह पर अगले पंजे के हिस्से को रखें और एड़ी को नीचे दबाएं। इससे जो आपकी जो पिंडली के पट्टे हैं ये स्ट्रेच होना शुरू होंगे। स्ट्रेच होंगे तो इनको ब्लड सप्लाई बेहतर मिलेगी। यानी कि किसी ऊंची जगह पे पंजा रख लें और फिर एड़ी को इसको, ऊपर की हाँ, तरफ ऐसे। दबाएं ऐसे। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मसाज अच्छा करें, ठीक। वो मसल्स अकड़े हुए होते हैं। तीसरा है इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है इन पेशेंट्स में। अच्छा, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम की कमी से ये अकड़ रहे जिनको होते हैं। विटामिन डी की कमी होगी और मैग्नीशियम की कमी होगी उनको इस तरह की चीज बिल्कुल होगी। उनका ठीक। अकड़ेंगे। मैग्नीशियम जो है क्योंकि हमारी खुराक में नहीं होता तो इसलिए मैग्नीशियम अल्टरनेटिवली हमारे हर सेंटर में मौजूद होता है। बिल्कुल होता है। तो तकरीबन जो पेशेंट्स हैं हमारे, हर पेशेंट्स ऑलमोस्ट उनको ये देते हैं। एक आम आदमी को अगर मैग्नीशियम की कमी है तो कितने mg जो है ना मैग्नीशियम एक दिन में इनटेक लेना चाहिए उसको? मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जी कि अगर आप ज़्यादा भी लेंगे ना वो स्टोर नहीं होगा बॉडी में, अपना एक्सेस जो है ना फ़ौरन बाहर निकल ठीक जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये मिलीग्राम में जो है ना ये 500 मिलीग्राम तक भी काफ़ी 500 है। मिलीग्राम तक। हाँ, लेकिन इसकी जो हम लोग अप्लाई कराते हैं मैग्नीशियम ऑयल में होता है, वो अब मसल पर लगाया जाता है। अच्छा। या उसके ड्रॉप्स होते हैं जो पानी जूस वगैरह में डालते हैं, वो उसकी कमी को पूरा करते रहते हैं। इस तरीके से शुगर के मरीजों को ख़ास तौर पे ये ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ में जब ये यूरिन वगैरह ज़्यादा आता है तो पेशाब से ज़रिए आपका मैग्नीशियम जो है ना निकल रहा होता है। खारिज हो जाता है। ठीक। अच्छा, मैग्नीशियम जब कम होता है तो वो जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है वो उसकी जो बॉन्डिंग है उसके लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए। जो बॉन्डिंग नहीं मिलेगी तो कैल्शियम भी हड्डियों से निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपकी हड्डियां भुर जाती हैं। अच्छा अच्छा। और साथ ही आपके पट्टे भी अकड़ना शुरू अच्छा, खास करेंगे। तौर पे आपके कहने का मकसद ये है कि शुगर पेशेंट के साथ ज़्यादा ये मसला बिल्कुल, शुगर में तो मैंडेटरी है कि उनको मैग्नीशियम की कमी डेफिनेट होगी। ठीक ठीक ठीक। फिर दूसरा है वो लोग जो हमारे इस एरिया में बिल्कुल फ्लैटों में रह रहे हैं या जिनके अंदर धूप नहीं लगती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी मैंडेटरी है। इसलिए कि पाकिस्तान उसके में लिए मैंने सुना है कि 50-40% लोगों को विटामिन डी की कमी है। फिर ज़्यादा बच्चे पर्दा बड़े ऑब्जर्विंग की वजह से जो है ना छोटी मोटी जो हीट उसको धूप लगनी चाहिए, लग सकती है, वो भी चांस नहीं मिलता। बाहर भी निकलती हैं हमारी ख्वातीन तो कवर्ड होती हैं सारी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये एक मुल्कगीर मुहिम चलानी चाहिए इंशाल्लाह कि इसके लिए लोगों को कॉन्शियस किया जाए कि इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और बड़ा सिंपल इलाज है इसका। आपने देखा कि सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं होती है, मैग्नीशियम की और विटामिन डी की कमी भी होती है बॉडी में, और जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। शुगर पेशेंट को चाहिए कि ज़रूर टेस्ट वगैरह करवा लें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई लें। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत शुक्रिया अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हो गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप आइएगा। अच्छा, नंबर चल रहा है तो आप कॉल करके जो है अगर मिलना चाहते हैं तो आप ज़रूर मिलें और ताकि अपने मसले को डायरेक्टली बैठ कर बात कर सकें। बहुत ठीक शुक्रिया है जी, दर्द अब लाइलाज नहीं है। स्लोगन के साथ जी, ही हम इंशाल्लाह इजाज़त छोटा सा ब्रेक चाहते लेते हैं। बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होती है।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए क्रंची फ़िश बर्गर। क्रंची फ़िश बर्गर बनाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे वो देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप इसे फ़िश में भी बना सकें, आप इसे चिकन में भी बना सकें। जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से इसको तैयार कर सकें। अच्छा, फ़िश की हमने पीसेस ले लिए इस तरह के, ठीक है। बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन पीसेस को थोड़ा सा मैरिनेशन ज़रूर करना है, और जैसे कि हम चिकन को मैरिनेट करके छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन फ़िश होती है नाजुक, तो नाजुक फ़िश होने की वजह से इसे मैरिनेशन में 10 मिनट से ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है। इसलिए कि जब हम सिरका वगैरह या लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं तो सेट्रिक चीज़ होती है, वो थोड़ी तेज़ाबियत उसके अंदर होती है, तो इसलिए फ़िश के अंदर ज़्यादा देर तक लगा रहे तो वो उसको नुकसान पहुंचा देता है मीट को। तो इसलिए आपने जब फ़िश की मैरिनेशन करनी है तो कोशिश करना है कि उसमें थोड़ा जो है वो लगे। इधर मेरे पास एक खुश्क जो बैटर है वो हम तैयार करेंगे। इसमें मैदा है 1 कप, ठीक है, और आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर है, और चावल का आटा जो है ये भी आधा कप है, ठीक है। 1 कप मैदे में आधा कप चावल का आटा, आधा कप जो है कॉर्नफ्लावर, 3 चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। अच्छा, ये है चिकन पाउडर, ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच है, और ये है लहसुन, तकरीबन लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा इधर चिकन इस पर भी लगाएंगे, फ़िश पर भी ना, ठीक है। और इसी तरह से काली मिर्च जो है ये ½ टी स्पून, और थोड़ा सा 1 चुटकी जो है ये हम फ़िश पर भी लगा रहे हैं, ठीक है। ये सफ़ेद मिर्च ये हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन ½ टी स्पून, और थोड़ा इधर चिकन पर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये है बेकिंग पाउडर। हम ब्रोस्ट खाते हैं, जिंगर बर्गर खाते हैं, तो ज़्यादा सख्त ना हो खाने में, आपको बहुत ज़्यादा क्रंची होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हार्ड क्रिस्पी भी रखे और अंदर से क्रंची भी रखे, इसके लिए 1 चुटकी जो है हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी आ गया नमक। नमक हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा नमक 1 चुटकी इस पर भी अपना फ़िश के ऊपर भी लगाएंगे। अच्छा, ये है सिरका, ये हमने फ़िश के ऊपर थोड़ा सा, जो अभी मैं ज़िक्र भी कर रहा था, सिरका डाल दिया, और ये है लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको मिक्स करने से पहले आपने ये पाउडर अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना, और इसमें अगर इसको जब आप मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा छान ज़रूर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो एक मिक्सचर आपने बना लिया, बहुत सारे लोग रमज़ान अभी आने वाले हैं, तो रमज़ानों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस तरह का मिक्सचर जो मैंने अभी बनाया है, ये आपने इसकी क्वांटिटी देख ली है। ये मिक्सचर बनाकर प्लास्टिक के डब्बे में रखकर और इसको फ्रिज में रख दें। जब भी आपको कोई चीज़ फ्राई करनी हो, आप चिकन की छोटे पीसेस फ्राई करना चाहते हैं, आलू को फ्राई करना चाहते हैं, आप फ़िश फ्राई करना चाहते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, जो बैगन या पालक के जो है ना वो हम पकोड़े वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसे भी आप इसमें जो है ना गीले पानी में लगाएं, इस पर लपेटें और उसके बाद उसको फ्राई करें, तो ये एक पकोड़े से हट कर एक और नई आपको फ्लेवर आपको मिलेगा। इसलिए कि ये जो बैटर एक दफ़ा आपने बना लिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके काम आएगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर है फरजाना ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। जी फरजाना। मेरे शौहर को ना सैफ, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथ में जितना काम काज से सारे जल्दी से होते आपके प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरे शौहर को मसला है, उनकी टांग सुन हो जाती है, और ये इसकी जो 3 उंगलियां ना ये वाली भी, ये भी सुन हो जाती है। हमने बहुत इलाज करवाया है ऑर्थोपेडिक सर्जन से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसके साथ हुआ ये? जी, किसके हो जाता है इस तरह? मेरे हस्बैंड को। अच्छा, उनकी एज कितनी है?
उनकी तकरीबन 50 साल उम्र है। 40 50 जी, जी, 50 जी 50 ना? जी जी ठीक है। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने? जी जी सब सारे टेस्ट करवाए हैं उनके। सब ठीक है? जी सब ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है। और अपना ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं रहता उनको? नहीं जी, उनका बीपी लो होता है। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है? इस चीज़ का सबसे अच्छा हल ये तो जो चीज़ें जिन चीज़ों में ये काम आता है वो भी पहले बता देता हूँ। अभी जो मैं रेमेडी बताने जा रहा हूँ ये हार्ट के मसले के लिए, दिल की जो शरियानें होती हैं या नालियाँ होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं उसके लिए भी बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी बेस्ट है, हाथ पैर का सुन्न होना उसके लिए भी बेस्ट है, ब्लड प्रेशर का हाई होना उसके लिए भी बेस्ट है, ब्लड प्रेशर का लो होना उसके लिए भी बेस्ट है। पूरी बॉडी के लिए बेस्ट तरीन चीज़ है, कुदरत का ये करिश्मा है, ये चीज़ ऐसी बनाई है अल्लाह मियां ने कि जिसके अंदर इतने फ़ायदे हैं कि इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इवन यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और इसका बेतहाशा फ़ायदा हुआ है। वो है देसी लहसुन। देसी लहसुन के छोटे वाले जवे, एक होता है चाइनीज़ लहसुन हमारे यहाँ मिलता बड़ा, वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि उसको पीस कर हम फ्रिज में रखें तो पर्पल कलर का हो जाता है, तो अंदाज़ा कर लें कि उसमें केमिकल होता है तो वो पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है? वो लहसुन वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं मशवरा नहीं देता कि वो इस्तेमाल करें, कभी भी खाने में भी नहीं करें। अच्छा, दूसरा जो है देसी लहसुन, जो छोटे जवे वाला होता है जो मुश्किल से छिलता है और उसके पतले पतले से जवे होते हैं, वो आपने लेना है 4 से 5 अदद। एक डबल रोटी का पीस ले लें, उसके अंदर बंद कर लें, उसको बंद करके उसको आपने खा लेना है सुबह निहार मुँह, आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता कर लेना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको हार्ट का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, खून का गाढ़ा हो जाना, इसके अलावा हाथ पैर का सुन्न होना, जो भी प्रॉब्लम है खून का, असल में हाथ पैर का सुन्न होना उन लोगों के साथ होता है जिनके ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, ठीक है? और जैसे कि आज डॉक्टर साहब ने बोला मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है, और मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा होता है केले में, ठीक है? तो आप केले का इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है? अगर नहीं कर सकते, नहीं खाने का टाइम है, तो मैग्नीशियम की दवाई, हर्बल मेडिसिन आती है मैग्नीशियम की, वो इस्तेमाल करें। तो इस टाइप की चीज़ें लाजमी ख्याल करें। और जैसे का जिक्र होता है जिस चीज़ का, विटामिन डी का बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में 50% लोगों को विटामिन डी की कमी है, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, विटामिन अभी जिसके बारे में बहुत सारी बातें होने, मैग्नीशियम कमी की वजह से होता है, और भी आयरन है, जिंक है, इनकी कमी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में पूरी होनी चाहिए। हमारे पास कॉलर है जी, इरम जो हैं शेखोपुरा। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक अंकल जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी ठीक अंकल जी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। और अंकल जी मुझे ना अपने फेस के बारे में पूछना था। मेरी सिर्फ जो आईज है ना, आईज, आंखें? हाँ जी, वो हाँ जी आईज, आंखें, आंखों के ऊपर से ना, मतलब कि ये जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, मास्क वगैरह जो होता है वो उतर रहा है आंखों के ऊपर से ना। आंखों के ऊपर से क्या उतर रहा है? सॉरी, ताने क्या उसे कहते हैं, मतलब कि जो स्किन उतर रही होती है ना, वो स्किन उतर रही है, ठीक है? हाँ जी ठीक है वो है। और आंखें जो है ना ऊपर से ब्लैक भी बहुत हैं। अच्छा ठीक है। और ऐसे जैसे कि मतलब कि मेरी आईज जो है ना ऊपर से बहुत नरम है, इकट्ठा जैसे हो जाता है ना, स्किन इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। अब और अंकल जी मेरी उम्र जो है ना वो 20 साल है, मैं बहुत टेंशन में थी, मैं आपसे पूछूंगी। सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपने मुझे बताया था ना सोराइसिस का, हाँ, सोराइसिस का मैंने आपसे पूछा था ना, वो मैं लगाती हूँ, 15 दिन बस लगाना है ना वो? जी बिल्कुल ऐसा ही जी। वो अंकल जी उससे निशान भी खत्म हो जाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है जी। और अंकल जी मेरी जो सिस्टर है ना, उनके फेस पे एलर्जी हो गई है। अच्छा ठीक। उन्होंने क्रीमें लगा के ना वो फेस सारा खराब कर दिया। अब उनके फेस जो है ना रेड हो जाता है, ठीक है, और उलझन होती है, खारिश होती है फेस पे, ठीक है। अंकल जी मुझे भी बता दें, मैं कोई क्रीम नहीं यूज करती और मेरे फेस पे छोटे छोटे तिल हैं नोज के ऊपर ना, ठीक।
आप टीवी कोई टोटका प्लीज मुझे भी बता दें और मेरी अच्छा। सिस्टर के लिए भी। जी जी, आप ब्रेक की तरफ चलें। मैं इंशाल्लाह, छोटा सा टाइम ब्रेक का टाइम हो गया है और यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये हमने इसमें खुश्क पे लगाया, अंडे में डिप किया, फिर दोबारा लगाएंगे और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। क्रंची फिश बर्गर, अज्जा फिश आधा किलो, अंडे 2 से 3 अदद, बन 3 से 4 अदद, सफेद आटा आधा कप, चावल का आटा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, सफेद सिरका 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, आइसबर्ग या सलाद पत्ता हस्बे जरूरत, मेयोनीज हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। फिश की तैयारी, फिश के स्लाइसेस काट लें और मिक्सिंग बोल में डाल दें। इसमें सफेद सिरका, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, लाल मिर्च और लहसुन का पाउडर डालकर मिक्स करें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दें। सूखे मिक्सचर की तैयारी, एक बड़े डब्बे में मैदा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, काली मिर्च, सफेद मिर्च, बेकिंग पाउडर, लहसुन का पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। क्रिस्पी फिश बनाने की तैयारी, एक प्याले में अंडे फेंट लें। अब पहले से मैरिनेट फिश को सूखे मिक्सचर में डालें और इसके बाद अंडे में डालकर यही अमल दोबारा दोहराएं और पैन में तेल डालकर सारे पीसेस बारी बारी तल लें। सॉस बनाने का तरीका, एक प्याले में आधा कप मेयोनीज और 1 खाने का चमचा मस्टर्ड पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। क्रंची बर्गर की तैयारी, बर्गर के ऊपर सॉस लगाएं, इस पर फिश का पीस रखें और इस पर दोबारा सॉस डालें और फिर इस पर आइसबर्ग या सलाद पत्ता रख दें और आखिर में बन का ऊपरी हिस्सा रख दें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, फ़िश क्रंची फ़िश बर्गर। अच्छा, फ़िश बर्गर के लिए हमने जो है ना क्रंची फ़िश तैयार कर ली है और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची फ़िश ये तैयार हुई है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप फ़िश में भी बना सकते हैं। और ये पाउडर मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया था, इसको नोट कर लें और इसे बनाकर अपने फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज के अंदर जो है ना, किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल कर रख लें। आपको जो भी चीज़ फ्राई करनी हो, छोटे चिकन के चंक्स हैं या जिंगर बर्गर बनाना है या कुछ भी बनाना है, ब्रोस्ट बनाना है, तो इसमें आपने डिप किया और उसको फ्राई कर लिया। इंशाल्लाह कोटिंग ज़बरदस्त होगी, कोटिंग उतरेगी नहीं। सबसे अच्छी बात यह है, इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अभी सवाल था, पहला सवाल जो था कि आँखों के साइडों में जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा से ब्लैक जो है ना हल्के पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी नरम है आँखें, इस टाइप की चीज़ जो बताई गई है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मास्क जो है बनाकर आप लगा सकते हैं। गाजर और टमाटर, एक गाजर और एक टमाटर किसी ग्राइंडर मशीन में डालें, उसका पेस्ट बना लें, उसको सिर्फ आंखों के गिरने पूरे चेहरे पे लगाएं। इंशाल्लाह चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे, डबल कलर हो जाता है चेहरे का, इसमें इससे बेहतर और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और दूसरे जो सिर्फ चेहरे को गोरा करने के लिए जो है और चेहरे को लिफ्ट करने के लिए, यानी कि जो कम उम्री में या बुढ़ापे में थोड़ा सा चेहरा नीचे की तरफ लटक जाता है, उसको उठाने के लिए जो है ना वो 6 कप पानी और आधा कप चावल आपने एक बर्तन में डाला, उसको बॉईल किया। जब वो पानी सुकड़ कर 1 कप रह जाए तो उसके अंदर 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल मिला लें और उसे फ्रिज में रख लें। रात में लगाएं, सुबह वॉश कर लें। देखिएगा आप खुद ब खुद जब आप लगाकर थोड़ी देर चेहरे को छोड़ेंगे तो उसमें खिंचाव पैदा होगा चेहरे के अंदर, तो वो पूरे चेहरे को लिफ्ट करता है, साफ़ भी रखता है और गोरा भी करता है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, चेहरे में ब्लैक हल्के पड़ना, इसका मतलब ये है कि खून की कमी को दूर करने के लिए काली किशमिश जो अगवानी पुलाव में डलती है, किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान पर चले जाएं, उसको कहें कि काली किशमिश दे दे, उसके 7 दाने लें, धो लें, धोने के बाद 1 गिलास पानी में रात को भिगोएं, सुबह निहार मुँह पानी भी पी लें और किशमिश भी खा लें।
खून की कमी जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक चेहरे पे जो है ये डार्क सर्कल आंखों के नीचे जिसको हम हल्के कहते हैं, वो जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। यानी कि हल्के आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो खून की कमी की वजह से हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन किशमिश बहुत ही फ़ायदेमंद है, ब्लैक वाली, काली वाली किशमिश, इसका इस्तेमाल करें। दोनों सवाल का जवाब आपको मिल गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर आप ट्राई करेंगे और इनका फ़ायदा भी आपको इंशाल्लाह होगा। ठीक है जी, हल्का सा हम इसमें ऑयल ले रहे हैं और इसे हम बर्गर को थोड़ा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा ऑयल ले लें और इसको आपने बर्गर को हल्का सा सेक लेना है, इससे सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। अच्छा, रखे रखे थोड़े से बर्गर का जो वो है अपना टाइम से भी बर्गर के अंदर थोड़े से जो है ना सॉफ्टनेस या हार्डनेस दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे हल्का सा ज़रूर बनाने से पहले सेक लें। बिल्कुल फ्रेश बर्गर हैं तो फिर सेकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रखें ताज़ा ताज़ा, इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर हल्का सा कलर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, और चलें जी, ये हल्का हल्का सा कलर आ गया। और इसके अलावा अबू बकर हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मुझे सर एक ना तकरीबन 2 साल हो गए, मुझे एक तो ना सांस का मसला हुआ पड़ा है जी, सांस का मसला हुआ पड़ा है, सांस का, सांस लेने का। हाँ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। और अच्छा। एक एलर्जिक मसला सिगरेट के धुएं से हो गया और परफ्यूम से हो गया। समझा नहीं। उसके बाद और सर मुझे ना एक एलर्जिक मसला है, सांस का ना एलर्जी है आपको? एलर्जी है? हाँ जी, सिगरेट के धुएं से हो गया, परफ्यूम से हो गया। धुएं से और मिट्टी से? नहीं, परफ्यूम से और सिगरेट के धुएं। परफ्यूम से और धुएं से आपको एलर्जी होती है? सिगरेट के धुएं से सर, सिगरेट के धुएं से। किस? सिगरेट के धुएं से, ठीक है, समझ आई, ठीक है। और जो है सीने का भी मसला आपका है, ठीक है? हेलो, दिल की तरफ में जलन बहुत होती है सीने में? बोलने और हाँ जी, सीने में हो गया और दिल की तरफ हो गया। सीने में और दिल की तरफ जलन बहुत होती है और बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मुझसे बोला नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। ये कब से है? कितने अरसे से है ये आपको? ये सर तकरीबन मुझे ना तकरीबन ये 1 साल हो गया है। ये मुझे तकरीबन ये सांस का मतलब मुझे 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, और डॉक्टर को दिखाया आपने? जी सर, मैंने तमाम एक्सरे करवाए हैं, मैंने अच्छा। भी करवाई है, दिल की फेफड़ों की, मेरे गुर्दे, हर चीज ठीक है, फेफड़े भी ठीक हैं। आपने पता नहीं क्या मतलब, मैंने तमाम टेस्ट भी करवाए हैं, टेस्ट भी मेरे ठीक आ रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं बस वैसे, और बार मेरे सर का दर्द भी होती है, तो वो बस मुझे मेडिसिन दे देते हैं। वो कह रहे हैं बस आप सेट हो जाओगे, लेकिन मैं सेट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, ओके। और ना जैसे, और मैं ना खिंचाव भी बहुत पड़ता है छाती में और मेदे वाली जगह पर, खिंचाव बहुत पड़ता है। मैदे में और छाती में ना खिंचाव भी बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है, और नाक भी बंद रहता है। ये बहुत कुर्तियां लगी बता रहे हैं मुझे। ठीक, ठीक है। एक काम कीजिएगा, इनको जो है ना इसलिए कि ये एक मसला नहीं है, थोड़ा सा एंजाइटी का भी मसला है इनका ना, सोचने में, जिसको हम वैसे वो लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि एक होता है ना इंसान सोच में जो है ना या डिप्रेशन या कोई ऐसी जैसे एंजाइटी जिसको कहते हैं, वो है इनको मसला। तो इनको मेरा नंबर दे दिएगा ताकि हम पहले मैं डिटेल से इनसे बात करूँगा कि भाई कब से है, क्यों है और इसकी वजह क्या है। ठीक है ना, जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिसके बाद से इंसान जो है ना वो ज़्यादा सोचने लग जाता है। जब ज़्यादा सोचता है तो फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठे होने लगती है। लेकिन रिपोर्ट सारी आपको ये बता रही होती है कि क्लियर है, कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन आपको खुद लग रहा होता है कि यार ऐसे है। ये होम सिकनेस में होती है। होम सिकनेस किसको कहते हैं? जब इंसान अपने मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चला जाता है या अपना शहर छोड़कर कभी दूसरे शहर में चला जाता है, फैमिली से दूर हो जाता है या घर वालों से दूर या बच्चों से दूर होता है, तो उस वक़्त ये इस बीमारी को कहते हैं होम सिकनेस। तो ये एक हो जाती है। दूसरा ये कि सोच में तब्दीली, तीसरा ये कि जो है ना एंजाइटी वगैरह की वजह से होता है। तो अभी जो इन्होंने बताया मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन ये कि जब तक हम डिस्कस नहीं कर लेते हैं हम कोई राय कायम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम बर्गर को जो है
सेट करते हैं। और एक दो चीज़ें बकरीद अपना ईद के हवाले से हैं और वो मैं लाजमी शेयर करूँगा उन लोग ख़वातीन के लिए जिन लोगों को ईद के दिन खूबसूरत नज़र आना है। ठीक है, खून की कमी, जैसे आज मैंने जिक्र किया आपको, आयरन की कमी, जिंक यानी कि जो कॉपर की कमी, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त सबसे बेस्ट चीज़ जो है मार्केट के अंदर सबसे सस्ती, वो है चुकंदर। एक चुकंदर, 2 गाजर का जूस, एक चुकंदर और 2 गाजर का जूस निकाल लिया और उसमें आधा नींबू डाला और रोज़ाना आपने इसको अगर निहार मुँह ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। वरना 5 बजे के टाइम जो टाइम होता है या अभी इफ्तार होगी तो इफ्तार के टाइम पहली ड्रिंक जो है ना वो आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो खून की कमी दूर होती है, दूसरा जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको भी ख़त्म करता है, तीसरा ये कि आप जो इफ्तार में बहुत ज़्यादा रोगनी खाने हम खाते हैं उससे भी बचाता है, उसके जो गलत असरात हैं हमारी बॉडी में उससे भी बचाता है। तो पहला ड्रिंक आपका इफ्तार के टाइम पर जैसे अज़ान हुई फ़ौरन आपने जो ड्रिंक पीना है वो पहला ड्रिंक यही होना चाहिए। उसके बाद आप पानी पिएँ, समोसे खाएँ, पकोड़े खाएँ, कुछ भी करें। पूरा महीना रमज़ान का और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह आप कीजिएगा, आप देखिएगा कि एक तो आपके वेट में कमी आएगी, दूसरा आपके खून में जो खून की कमी है उसको भी पूरा करेगा, ये आपके चेहरे पे जो है ना फ्रेशनेस लेकर आएगा और आपको फिट भी करेगा, एनर्जी भी आपकी पूरी रहेगी। जो हम निढाल से हो जाते हैं इफ्तार के टाइम पर वो भी आपको नहीं इंशाल्लाह होगा। तो ये मैं ज़रूर मेरा मैसेज आपको देना था, तो लाजमी मैंने ये उन लोगों के लिए, और चेहरे पे जो थकन सी, चेहरा बिल्कुल थका सा जो होता है ना, वो चीज़ जो है ना नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये लाजमी कर लें और आपको इसका फ़ायदा होगा। हमारे पास यहाँ मायोनेज़ है और ये है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड 1 खाने का चम्मच, मायोनेज़ तकरीबन 4 खाने के चम्मच, इन दोनों को हमने कर लिया मिक्स। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर जो बर्गर है उसके नीचे हमने सबसे पहले ये ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर फिश के पीसेस, 2 रखना चाहें, 1 रखना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मेरे पास जो बड़े साइज़ के हैं वो मैं रख रहा हूँ। चले जी, ये हमने इस पर रख दिया। ठीक है, इसके बाद सलाद का पत्ता, इस तरह से। ठीक है जी, अच्छा फ्रेश सलाद का पत्ता ले लें और इसके बाद यहाँ पहले तो हमने जो मायोनेज़ था और मस्टर्ड पेस्ट था उन दोनों को मिक्स करके डाला। ठीक है, इसके ऊपर से मैं डालूँगा चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, चिनादनी, तो चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया हमने। इसके बाद एक खीरा और 1 टमाटर। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके आप, ज़रूरी नहीं जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो भी आप भी वही करें। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और भी सब्ज़ियां इसमें, आइसबर्ग वगैरह जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर कवर लगा दें। और ये जो चीज़ आप बनाएंगे, एक तो ये कि बच्चों को रोज़ा रखने की तरफ राग़िब करना, ये भी एक नेकी का काम भी है और सवाब भी है और आप लोगों की थोड़ी सी काविश भी है। और ये चीज़ बच्चे जब रोज़ा रखते हैं उनको चाहते हैं कि वो कुछ नई चीज़ें उन लोगों के लिए हम बनाएं, तो मैंने ये चीज़ आपको सिखा दी है। ये अगर चिकन में पसंद करते हैं चिकन में बना कर दे दें, या बर्गर हैं अगर फ़िश पसंद है फ़िश में बना कर दे दें, चिकन शॉर्ट्स हैं, नेगेट्स हैं, इस टाइप की चीज़ें आप बहुत आसानी से इस पाउडर से जो मैंने अभी बनाना सिखाया है, अगर आपसे मिस हो गया है ना तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। ज़रूर नोट करें और इसे बिल्कुल अपने
रेसिपी में शामिल करें। मैंने 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप चावल से बनाया था। आप इसे 4 कप मैदा ले लें, उसी हिसाब से 4 कप मैदे में 2 कप कॉर्नफ्लावर, 2 कप जो है ना चावल का आटा डालें। उसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली उसको डबल कर दें, ठीक है। तो इस तरह से गार्लिक पाउडर हमने डाला था, उसके अंदर चिकन पाउडर डाला था, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड की थी पाउडर के अंदर। तो उस पाउडर को एक दफ़ा आप बनाकर फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। और अगर उससे आपने कोई चीज़ बनाई और बनाने के बाद जैसे आपने फ़र्ज़ कर लें ब्रोस्ट बना लिया या चिकन नेगेट्स बना लिए, उस पाउडर को एक दफ़ा छान लें दोबारा, ठीक है। जो भी उसमें लम्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो भी कचरा है वो एक दफ़ा निकल जाएगा। फिर दोबारा छान कर दोबारा डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में रखकर उसको फ्रिज में रखें ताकि ड्राई रहे वो, ठीक है। और जब तक आप फ्रिज में रखेंगे ड्राई रहेगा। और कई दफ़ा आप उसे मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ़ पकोड़े वगैरह बनाने में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत अच्छा जो है ये तरीक़ाकार है। अगर समझ में नहीं आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिएगा, शेफ़ गुलजार रेसिपी। उसमें बहुत सारी जो है ना रेसिपीज़ आप लोगों के लिए आसानी मैंने की हुई है ताकि रमज़ान से रिलेटेड आप रेसिपीज़ जो है ना शॉर्ट रेसिपीज़ भी देख सकें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे होते हैं। तो कोशिश होती है कि अपने घर में आप चीज़ें बनाएं, बाहर के खाने से बचें ताकि आप हार्ट डिजीज़ से, कोलेस्ट्रॉल से, अपना क्या नाम है, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, इससे बच सकें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, तो क्रिस्पी क्रंची फ़िश बर्गर जो है वो हमने आपके लिए तैयार किया। और मैंने ये भी बताया आपको कि इसमें आप जो है चिकन भी बना सकते हैं, इसे फ़िश भी बना सकते हैं, आप दोनों तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये तैयार होती है। और एनी टाइम कभी भी आपको भूख लग रही हो, आप घर में जो टाइम हमने बनाया है, आपने देखा कि बहुत कम टाइम में चीज़ें तैयार होती हैं। सबसे मेन चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ, जो पाउडर मैंने बनाया था ड्राई, वो आप एक दफ़ा बना कर रख लें, ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख लें, बड़े डब्बे में, फुल जो है ना प्लास्टिक का डब्बा होता है उसके अंदर आपने डाला और उसको फ्रिज में रख लिया तो हमेशा ड्राई रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। उसमें से आपने थोड़ा निकाल लिया और उसको आपने किसी भी चीज़ में मैरिनेट किया, उसको फ्राई कर लिया। तो इस टाइप से आइडिया बहुत ही इसका ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ अपने घर पर आराम से आप बना सकते हैं। तो रमज़ान भी आने वाले हैं और बहुत करीब आने वाले हैं। कोशिश हमारी है कि रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ जो हैं वो आपको बता सकें। सोशल मीडिया पे हमारा शो से पहले एक लाइव सेशन होता है, तो उसके इनबॉक्स में आप जो है ना अपनी रेसिपीज़ जो आप चाहते हैं कि रमज़ानों में बनाएं और रमज़ान से पहले बनाएं, तो वो ज़रूर आप बताया करें। और कॉल भी आप कर रहे होते हैं तो कॉल लाइव में ही बता दिया करें कि भाई मैं हमारे लिए जो है ना ये तैयार आप कर दें। तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे रमज़ानों में भी और रमज़ान से पहले भी हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जो आप लोगों की ख्वाहिश है, इसलिए कि बहुत सारे रेसिपीज़ मैं बनाता तो हूँ सारा सर्च करके, लेकिन होता है बाज़ वक़्त कि बहुत सारी रेसिपीज़ इंसान के जहन से रह जाती हैं। तो ज़रूर शेयर करें और बताएँ कि क्या चीज़ आपने हासिल करनी है। और दूसरा ये कि रेमेडी बहुत सारी हम आपको बता रहे होते हैं, तो उसमें भी रमज़ान से करीब कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये रमज़ान के बीच में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उसके लिए एमरजेंसी में कौन सी मेडिसिन या कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपके घर पर होनी चाहिए ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े, आप खुद अपना इलाज खुद कर सकें और फौरी तौर पर एक दूसरे की जो है ना मदद कर सकें। तो ये इंशाल्लाह सदका जारी है, आप चीज़ों को समझकर दूसरों तक भी पहुंचाते हैं ताकि ये कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी आराम से ज़िंदगी को जो है ना आसान तरीके से गुजारें। और हर चीज़ आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होती है, बाज़ वक़्त हमारे किचन में मौजूद होती है। जैसे छोटी इलायची है हमारे किचन के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं पता। सहरी से पहले
सहरी ख़त्म होने से पहले अगर 2 इलायची आप छोटी वाली चबा चबा कर अच्छी तरह से खा लेते हैं तो एक तो आपके मुंह से महक नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो आएगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी पूरे दिन। दूसरा ये कि प्यास की शिद्दत भी कम रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारे चीज़ें आपके किचन में होती हैं लेकिन उसके फ़वाइद के बारे में हमें मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो छोटी इलायची के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से चीज़ें इंशाल्लाह आगे भी हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तो इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।